हेलो दोस्तों, मैं हूं यासिर जावेद। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले कई क्लासों में से जैव प्रक्रम को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय क्लास 10th का बायोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बोर्ड मैट्रिक बोर्ड हर साल अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। यानी कि हम अपनी बॉडी के ऊपर में, या फिर प्लांट की बात करें प्लांट में, या फिर किसी दूसरे एनिमल्स की बात करें, किसी जानवर की बात करें, तो उसमें कैसे कंट्रोल होता है और कैसे कोऑर्डिनेशन कर बनाता है। या यानी कि इस चैप्टर में हम लोग अपने बॉडी में होने वाले मूवमेंट्स, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नियंत्रण और समन्वय को। नियंत्रण और समन्वय, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा पादप हार्मोन और तंत्रिका तंत्र, यानी कि प्लांट हार्मोन जो है, प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम जो होगा ये हमारा क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए होगा प्लांट हार्मोन होगा। ठीक है, ये प्लांट का होगा, ये हमारे बॉडी का होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे नर्वस सिस्टम में, तो सॉरी प्लांट हार्मोन में। तो प्लांट हार्मोन की जब बात करते हैं, प्लांट हार्मोन बेसिकली क्या है कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए, अलग अलग चीज़ों में मूवमेंट करने के लिए अलग अलग तरह से हेल्प करता है। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, इस फोटोग्राफ में जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये प्लांट एक छोटा सा स्मॉल सा प्लांट है, जो क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है। और ये जो ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लीफ देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ है, और साथ साथ में क्या हुआ, बर्ड्स भी निकले हैं, और बर्ड्स फ्लावरिंग और फाइनली स्टेज पर फ्लावरिंग पर पहुँच गया। यानी कि मतलब प्लांट एक इनिशियल स्टेज से ऐसे ऐसे ग्रो करते हुए एक फाइनल स्टेज तक पहुँच गया है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, पौधे की गतिविधियों का समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। जो प्लांट्स हैं उसका गतिविधियों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो मूवमेंट होता है प्लांट में, यानी कि प्लांट का ग्रोथ होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ कितने लिखा है कि ये हार्मोन्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारा जो हार्मोन्स है कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम है देखें। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। 4 तरह के हार्मोन्स आपको याद रखना है। प्लांट में 4 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए अब बात आती है ऑक्सिन की। ऑक्सिन काम क्या करता है? ऑक्सिन क्या काम करता है? ऑक्सिन हेल्प करता है सूट सेल को ग्रो करने के लिए, लॉन्गर, लंबाई। मतलब जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, मदद करता है सूट को, मतलब तने की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए चलिए ठीक है, अब यहाँ बात है यूनिडायर। अब ये जो होता है, हमको पहले इस पोर्शन को याद रखें, ये इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन वाले को देखें। इस पोर्शन में क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पर ये देख रहे हैं, क्या यहाँ पर आ रही है, लाइट लिखा हुआ है। क्या है? लाइट आ रही है। किस डायरेक्शन से? इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। यानी कि यहाँ अगर इस तरफ से लाइट आएगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, मतलब यहाँ पर अगर लाइट पड़ेगी, इसके उल्टे की तरफ ऑक्सीजन ग्रो करेगा। जैसे यहाँ लाइट पड़ रही है तो यहाँ ऑक्सीजन ग्रो करेगा, तो ऑक्सीजन जिधर ग्रो करेगा ना, बढ़ते चला जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो क्या है कि लंबाई बढ़ने लगेगी। ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लाइट पर इधर से लाइट आ रही है, इसकी जो है स्ट्रक्चर क्या हो, इधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और ये लंबाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको वो नहीं जानना। क्या करना? ऑक्सीजन प्लांट के जिस तरफ भी ग्रो करता है, प्लांट की जिस तरफ बढ़ता है, लाइट मिलती है उसके अपोजिट, मतलब ये समझ लिया ऑक्सीजन क्या करता है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो
करता है। ठीक है, अब आगे देखें क्या लिखा है। जिबरेलिन, उतनी बात समझ में आ गई। पहले हमको स्टार्टिंग देखना, डिटेल नहीं देखना। अब जिबरेलिन की बात आती है। जिबरेलिन क्या करता है, जैसे ये आप लोग क्या है, बांस है। ये बांस में क्या देख रहे हैं, ये नोड्स है, अलग अलग क्या है, नोड्स। और इसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स बोलते हैं। दो नोड्स की बीच के जगह को इंटर नोड्स कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर जो इंटर नोड्स होंगे इसकी लंबाई को बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, क्या है देखिए, है ना, इसकी लंबाई को बढ़ने में ये तने पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, ये तना पर कार्य करता है। क्या याद रखेंगे, ये तना पर कार्य करता है। क्या कार्य करता है, अब देखें जिबरेलिन, ये जिबरेलिन यहाँ पर है, तना लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, तना लंबा हो जाता है। क्या याद रखेंगे, तने की वृद्धि में मदद करता है। और जिबरेलिन क्या काम करेगा, तने की वृद्धि में मदद करेगा। तो क्या है, किसको याद रखना है आपको, जो जिबरेलिन है वो तने की वृद्धि में मदद करेगा। यहाँ पर क्या, ये दोनों बीज का स्थान से क्या करेगा, ये लंबाई बढ़ाएगा। ये भी वही काम करता है, जो काम वो करता है वही काम ये भी करता है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अब आगे देखें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, फिर कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। यानी कि जब कोई कोशिका है, प्लांट या एनिमल, एनिमल की तो बात ही नहीं है, प्लांट का जब दो अलग अलग तरह की कोशिकाएं होंगी। कोशिका कहाँ पे होती है, मतलब किसी भी जगह में कोशिका का ही बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, प्लांट हो या एनिमल हो। लेकिन ये क्या करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, किसका, प्लांट का। तो कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, मतलब एक कोशिका से दो, मतलब ग्रोथ करने में। इसीलिए क्या बात बोलेंगे, एक से दो कोशिका, ये कोशिका बटेगा, दो ठो बटेगा, ये भी दो बटेगा। तो विभाजन होगा तो अलग अलग कोशिका बाद में बन करके अलग अलग कोशिका बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि क्या कर रहा है, कोशिका को विभाजित होने में मदद कर रहा है, यानी कि एक से दो होने में मदद कर रहा है, मतलब बढ़ावा दे रहा है। ठीक, जैसे कि इसमें आपको देखना है, फ्लावर खिलेगा, फूल खिलेगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ये देखिए है, एक से दो विभाजन हुआ, चार बन गया। ठीक है, फूल खिले, अलग तरह से। अब बात आती है एब्सिसिक एसिड। ऑक्सीजन पढ़ लिया हम लोगों ने, जिबरेलिन पढ़ लिया, साइटोकाइनिन। अब बात है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है, विकास को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने का कारण बनाता है। बेसिकली क्या, एब्सिसिक एसिड विकास को, ग्रोथ को रोक देता है। पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते लाल पड़ जाते हैं, फिर फल पक जाता है, फल के जो वो बाहरी परत होते हैं वो लाल हो जाते हैं। उसका सारा काम किसका करने का है, ये सारा काम एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है, विकास को रोक देता है, यानी कि ग्रोथ को रोक देता है। इनहिबिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनहिबिटरी, मतलब इनहिबिट, रोकने वाला काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनहिबिट कौन करता है, रोकता कौन है। तो ग्रोथ को कौन रोकता है, एब्सिसिक एसिड रोकता है, मतलब उल्टा काम करता है, फल को पकाने का काम करता है, फल को लाल कर देता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, पत्ते को मुरझाया, विकास रुका, उसके बाद क्या किया, पत्ता गिर गया। ठीक है, तो ये बात है। क्या, अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या आप सभी पादप हार्मोन की भूमिकाओं को याद कर सकते हैं। आप तो याद कर सकते हैं क्योंकि एकदम डिटेल में बता दिया गया। ऑक्सीन शूट यानी कि तने की कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है। ठीक है, जिबरेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये भी तने के बीज के स्ट्रक्चर को मदद करता है। जैसा कि ये जो यहाँ ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर में जो होता है हमेशा टिप पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। हमेशा याद रखेंगे, टिप जो होगा, चोटी पर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ मदद करने के लिए। ठीक है, शूट पे। और यहाँ पे क्या होगा, जिबरेलिन, या हिंदी में भी इसको हम लोग जिबरेलिन बोलेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन, इस तरह से याद रखेंगे। ये कहाँ होगा, टिप पर होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ इधर जिबरेलिन। ठीक है, आगे देखें, साइटोकाइन प्रमोट सेल डिवीजन। ये फ्लावरिंग जो देख रहे हैं, फूल को बढ़ाने में मदद करेगा, फ्लावरिंग करेगा, लंबाई बढ़ाएगा, मतलब चौड़ाई बढ़ाएगा, पत्ते की चौड़ाई को बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा, बड़ा करने में बेसिकली मदद करेगा, मतलब प्रमोट करेगा, कोशिका को विभाजन करने में क्या करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा। अगला क्या, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब ये ग्रोथ को रोक देगा और पत्ते को पका देगा, फल को पका देगा, पत्ते को लाल कर देगा। विल्टिंग मतलब गिर जाना, और इससे क्या होगा, पत्ते
गिर जाएंगे। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर और सिंपल बात इसका, ठीक है। क्या सभी हार्मोन विकास को बढ़ावा देते हैं? हाँ, हार्मोन बेसिकली भी एक किसी न किसी तरह से एक विकास ही है। जब तक जैसे कि एब्सिसिक एसिड के जब तक नहीं होंगे, पत्ते को गिराएंगे नहीं तो अगले पत्ते नहीं बनेंगे, ठीक है। लगभग लगभग बात वही होती है। नो, यहाँ बात क्या कह रहा है? नो। लेकिन ऐसा हम सोचेंगे विकास कहने का मतलब है कि ये लंबाई, यहाँ जो ये बच्चा पूछ रहा है, बच्चा पूछने में लंबाई के हिसाब से, लेकिन यहाँ हमको कहना है नो, किस हिसाब से? अब उसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। सिर्फ इसकी बात कर रहा है ना, विकास को बढ़ावा देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लंबाई को बढ़ के चोटी को बढ़ाता है, ये बीज की लंबाई को बढ़ाता है और ये फूल को पकाता है। लेकिन ये क्या करता है? इनहिबिट स्टार्टिंग में लिख दे, लेकिन ऐसा बोला है कि ये विकास किस सेंस में है कि पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं, फल पकेंगे नहीं, तो फिर नए पत्ते कहाँ से आएंगे, नए नए फूल कैसे खिलेंगे और नए फल कैसे पकेंगे। लेकिन क्या विकास में बढ़ावा देने की बात करें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर दी, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये पौधे की वृद्धि में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? एब्सिसिक वृद्धि अवरोधक हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, प्लांट इनहिबिटरी प्रोडक्ट है, प्लांट इनहिबिटरी हार्मोन्स है, ठीक है। विकास को ये रोकता है। कौन? एब्सिसिक एसिड विकास को रोकता है। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है कि विकास को बढ़ाता है और ये क्या करता है? सिर्फ रोकता है, ठीक है। आगे देखें, आगे लेट अस सी सम अदर एग्जांपल। हम लोग कुछ अलग एग्जांपल भी देख, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पी प्लांट शोइंग टेंड्रिल्स। ये पी प्लांट में क्या दिख रहा है? इस तरह से इसी को हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं। ये जो है ना, यहाँ जिसमें है टेंड्रिल बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से टेंड्रिल निकलता है, ठीक है। मटर के पौधे आप देख रहे हैं। ग्रेप वाइन प्लांट शोइंग, इसमें भी टेंड्रिल है। प्रतान वस्तु के चारों ओर लिपटा, जो एक टेंड्रिल होते हैं या वस्तु किसी भी चीज़ के चारों ओर लिपटा रहता है। क्या है? इसके चारों ओर लिपट के रहता है। बांस अगर में देखते होंगे कोई प्लांट क्या, अगर इसमें लिपट करके लंबाई भरने में मदद करता है। प्रतान पर के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब वे वस्तु के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का भाग संपर्क में होता है वह सुस्त हो जाता है, जबकि दूसरे भाग में वृद्धि तेज हो जाती है। इससे प्रतान वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है और इस प्रकार चिपक जाता है। ये क्या देखने को मिलता है? जब भी कोई प्रतान इसके संपर्क में आएगा वो स्लो हो जाता है और दूसरा भाग क्या करता है? स्पीड से ग्रो कर, एक भाग स्लो हो या दूसरा भाग स्पीड से ग्रो करने लगता है। और वो यहाँ स्लो हो गया, ये धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? चिपक जाता है, ठीक है। ये सिंपल एक एग्जाम्पल बताया गया। अब बात आती है मनुष्य में समन्वय दो तंत्रों द्वारा नियंत्रण, यानी कि हम अब बात करते हैं मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, इस चीज़ की बात कर रही है। तो क्या है उसको देख लेते हैं। क्या है? तंत्रिका का नियंत्रण और दूसरा क्या है? रासायनिक नियंत्रण। जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो कोऑर्डिनेशन दो तरह से होगा। क्या होगा? पहला जो कोऑर्डिनेशन होगा वो होगा तंत्रिका के द्वारा, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा, और दूसरा जो होगा क्या होगा? केमिकल के द्वारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक नियंत्रण, ठीक है। आइए सबसे पहले देखें कि तंत्रिका नियंत्रण क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तंत्रिका नियंत्रण के बारे में, ठीक है। मानव में जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होते हैं। अब मानव के तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके बारे में हम लोग देखें। जैसे कि आप अपनी बॉडी को एज्यूम करें, उसमें क्या कितनी चीज़ें हैं, लेकिन जब तंत्रिका तंत्र को एज्यूम करेंगे पूरा बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, हमारे पूरे बॉडी में तंत्रिका फैली हुई है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? दिमाग, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं मेरुदंड बोलते हैं, और तंत्रिकाओं। सिंपली तंत्रिका तंत्र का पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है तंत्रिका तंत्र? क्या है? तंत्रिका तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। तंत्रिका तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर की जितनी भी क्रियाएं यहाँ से यहाँ तक हो रही है, इन सारों को, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इस सारों को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। कौन करता है? ये हमारा तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को क्या किया गया? तीन भागों में विभाजित किया। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसको बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में भी हम लोग यही कहते हैं। हिंदी में भी याद रखेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। सबसे आसान यही सेंट्रल मध्य नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, पेरीफेरी मतलब चारों ओर, और ऑटोमेटिक मतलब ऑटोनॉमिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट पहुंच जाता है, ठीक है।
अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्र तंत्रिका तंत्र है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है उसको देखते हैं हम लोग। क्या चीज़ें शामिल है केंद्र तंत्रिका तंत्र में, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले कि हम लोग अपने बॉडी को देख लेते हैं। ये बॉडी है हमारा, इस बॉडी में क्या है, हमारा ये दिमाग है, हमको फोकस करना है, यहाँ पर फोकस करना है, फिर हमको यहाँ फोकस करना है इस पर, और चारों तरफ जो फैला हुआ है उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको अगर हम पढ़ें तो केंद्र तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, और दूसरा हमारा क्या है, मेरुदंड, या जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, यह शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है, हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है। फर्स्ट हम लोग क्या जानेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो हम तीन पार्ट में बांटे हैं। तो पहला में जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है, दो चीज़ों को पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और ये क्या, यह शरीर का जितना भी गतिविधि होता है हमारा होल एब्डोमेन से शुरू से लेकर के लास्ट तक, उसको यह नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हैं वो देखिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या, शरीर के परिधि के मौजूद तंत्रिकाएं, यानी कि सेंट्रल दो चीज़ों, ये जो चीज़ें हम लोग पढ़े, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को से जुड़े हुए जितने तार हैं उसको ये कंट्रोल करता है। यानी कि ये जो इनसे और इनसे जुड़े हुए जो अलग अलग तार निकले हैं पूरे हाथ तक लेकर के पैर तक, ये सारे को क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हम लोग इसको बोलते हैं परिधीकीय या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह पूरे शरीर में फैली नसों का एक नेटवर्क है जो शरीर के सभी हिस्सों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि क्या करता है, यहाँ इन दोनों से कनेक्टेड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी से और मस्तिष्क के कनेक्टेड होगा, और ये क्या करेगा, पूरा शरीर को फैला रहेगा और पूरा शरीर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए। इसी को स्वायत्त के तरीका में निम्न शामिल होते हैं। क्या शामिल है, स्वायत्त यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या शामिल होते हैं, ये देखिए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या, हमें ये दो तीन चीज़ें दिख रही है। दो चीज़ें क्या, ये जो हमारा मेरुदंड है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रीढ़ की हड्डी, उससे और मेडुला से जो कनेक्टेड है, उससे जो तंत्रिकाएं तंत्र निकली है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है तंत्रिकाएं जो अनैच्छिक अंग जैसे हृदय, पेट, फेफड़े आदि में मौजूद होते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं, डायरेक्ट जो कनेक्शन होते हैं कहाँ तक होते हैं, ऐसा जगह से जिसको हम लोग खुद से नहीं कर सकते, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक। ठीक है, जैसे कि हमारा पेट, हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा आदि में मौजूद होता है, हम लोग उसको अपने मर्जी से नहीं हिला सकते। ठीक है, हृदय में, फेफड़ा में और पेट में कहाँ कहाँ होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कहाँ ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ मौजूद, क्या बोलेंगे, हमारे हृदय, हमारे पेट और हमारा फेफड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है तंत्रिका, क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पर है, तंत्रिका क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज नर्वस टिश्यू क्या है। मतलब ये जो कोशिका तंत्रिका तंत्र है, इसका जो उत्तक है कहाँ से है, क्या है, तो क्या लिखा हुआ, तंत्रिका कोशिका उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से। तंत्र, कोई भी बॉडी हमारा शरीर है तो वो कोशिका होगा, इसमें क्या, कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अपने हाथ के किसी एक नस को, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, उसको हम लोग जूम करके देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखता है। ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग जूम करके देखें, इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग जूम किए, फिर ये हमको दिखा। ठीक है, क्या लिखा है, तंत्रिका उत्तक विशेष कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तंत्रिका उत्तक एक विशेष कोशिका से मिलकर बना जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, और सहायक कोशिकाओं को न्यूरोग्लिया कहा जाता है। और ये इसके साथ जो सहायक में होता है, एक दूसरे का अटैच होता है, उसको न्यूरोग्लिया कहा जाता है। न्यूरोग्लिया सहायक कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन्स को उनके कार्य में सहायता करता है। न्यूरॉन्स जो काम करेगा, ट्रांसफ़र करेगा जो मैसेज हमें चूटी काटा, मान लीजिए मेरा कुछ काटा, कुछ चुभ गया या कुछ
चूटी काट लिया, कुछ भी हमारे साथ अचानक जो मैसेज ट्रांसफर होता है, मैसेज ट्रांसफर कहाँ पे होगा, न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, उस न्यूरॉन्स में सहायक कोशिकाएं होती है, इसको हम लोग न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो क्या करती है उसमें, इसको सहायता देता है कौन, ये, चलिए न्यूरॉन्स, ये है, देखिए उसके साथ में क्या है, न्यूरोग्लिया है, ठीक है। न्यूरॉन्स विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो विद्युत रासायनिक आवेगों को बनने और संचारित करने में सक्षम है। जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स ये क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेट हो, जैसे कि हम किसी को कुछ चुभा तो वो अचानक हाथ को खींच लेता है, तो क्या होगा, एक उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा, आवेग जनरेट हो रहा, उसको क्या कर रहा, ट्रांसफ़र किया, बहुत फास्टली ट्रांसफ़र किया, तुरंत हमें चूटी कर, तुरंत हम हाथ खींच लिए, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है किस चीज़ का, हमारे मैसेज का और हमारे करंट का, ठीक। अब यहाँ बात आती है न्यूरॉन्स की संरचना की बात करते हैं। जो हमारा न्यूरॉन्स है, हमारे बोर्ड मैट्रिक बोर्ड हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरॉन का संरचना बनाए या फिर नामांकित चित्र बनाए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, न्यूरॉन की संरचना में क्या क्या शामिल है, इसको बनाना पड़ता है। तो न्यूरॉन्स की संरचना की बात करें तो न्यूरॉन संरचना में क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की सबसे ऊपर में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो ये संरचना हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर, तो हम लोग इस तरह से, आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे और इसी से कई तरह के स्ट्रक्चर निकाल देंगे। थोड़ा सा पेंसिल से अच्छे से बनाया जाए, क्योंकि मैं तो मोटे वाले पेन से बना रहा हूँ, इस तरह से बनाया जाए, ठीक है। और इसी से हम लोग अगर वैसा चाहें तो ऐसी से एक ऐसे स्ट्रक्चर निकाल देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, ठीक है, या फिर हम लोग उसको केंद्र कोशिका, तो फिर इसको बोलते हैं एक्सोन, और बाकी क्या है जो भी है अलग अलग, और नर्व्स एंडिंग बोलते हैं या अक्षतंतु। यह क्या लिखा, साइटोन से निकलने वाली शाखा को कहा जाता है, डेंड्राइट साइटोन से निकलने वाली शाखा को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो इसी को इस पूरे बॉडी को हम लोग साइटोन कहते हैं। साइटोन से उत्पन्न हुए लंबी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। साइटोन से जो ये लंबी स्ट्रक्चर निकली है, इसको हम लोग साइटोन बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग साइटोन बोलेंगे, और यहाँ पर डेंड्राइट्स निकलते हैं, ठीक है। साइटोन से डेंड्राइट्स निकले और साइटोन के मध्य में न्यूक्लियस पाए जाएंगे, इस बॉडी को साइटोन, साइटोन के ऊपर में डेंड्राइट्स, बीच के पार्ट को न्यूक्लियस, और साइटोन से एक संरचना निकली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सोन, ठीक है। और एक्सोन से जो एक्सोन है, एक्सोन में क्या करते हैं, मैसेज का ट्रांसफर होता है, एक से दो कूद करके जाता है। और लास्टली को क्या कहता है, अक्षतंतु नर्व्स एंडिंग कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, न्यूरॉन शरीर के मस्तिष्क तक संदेश कैसे पहुंचता है। ये जो हमारा न्यूरॉन्स है, यहाँ से एक, फिर इससे दूसरा अटैच होगा, यहाँ से हमारे शरीर देखे ना, यहाँ एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्स। जैसे कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ निकल रहा है ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे तो ये जो है, जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर तक ये संदेश कैसे पहुँचता है। जैसे कि हम लोग माउस को छुए, माउस को जब हम लोग छूते हैं तो क्या हम लोग कुछ मैसेज क्लिक कैसे करते हैं, तुरंत वो उसका क्या होता है, जो एरो है वो वहाँ तक, जैसे इस तरह का एरो होता है, माउस पकड़ इस तरह का एरो जो होता है, ये एरो क्या होता है, उसको शो कराता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में हल्का सा भी कुछ टच हुआ, तुरंत वो हमारे बॉडी में शो करने लगेगा। ये संदेश पहुंचता है किसके द्वारा, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ठीक है, साइनेप्स के द्वारा, जिसका जो बीच की संरचना का स्ट्रक्चर होता है 2 नैनोमीटर से लेकर के 20 नैनोमीटर के बीच का होता है, जो कि बहुत ही छोटा है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ जब जूम करते हैं अपने ब्लड वेसल्स को, ब्लड में किस किस तरह से फैला हुआ, हमारे मसल्स में किस किस तरह से फैले हुए हैं, देख लिए। पर्यावरण से जानकारी डेंड्राइट्स की विशेष युक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। आगे आइए, चलिए, तो क्या है, यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करता है
जिससे विद्युत आवेग उत्पन्न होता है जो डेंड्राइट से कोशिका शरीर तक एक्सॉन के माध्यम से उसके अंत तक पहुंचता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या है, रासायनिक प्रक्रिया जो शुरू करता है, कहाँ शुरू करता है, विद्युत आवेग, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। मतलब कोई भी मैसेज हम सुन रहे हैं, कुछ हमको चोट लग रही है, हमको चूटी काट रहा है, हमारे बॉडी का ये इतना डेवलप किया हुआ है। हमें खुजली होती है तो हम अचानक पैर को खुजलाते हैं, हाथ में खुजली होती है तुरंत हाथ को खुजलाते हैं ना, तो ये होता है हमारे शरीर में। तो क्या होता है, जो आवेग उत्पन्न करता है वो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट के माध्यम से, डेंड्राइट और मतलब तक पहुंचता है। एक डेंड्राइट है, डेंड्राइट देखिए इसको पहुंचता है, और एक्सॉन से डेंड्राइट तक पहुंचता है, ठीक है। और कहाँ तक, अंत तक पहुंच जाता है। ये रसायन न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्स 2 से 20 नैनो छोटे अंतराल से गुजरते हैं। मतलब एक डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट के बीच में क्या होता है, मतलब एक 20 नैनोमीटर से 2 से लेकर 20 नैनोमीटर तक का डिफरेंस होता है। और आगे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में एक समान विद्युत आवेग शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे से लेकर के कनेक्टेड होते हैं, आवेग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मांसपेशियों की कोशिकाओं को ग्रंथियों तक पहुंचाया जाता है। और जो मांसपेशी है हमारे शरीर की, उसकी कोशिकाओं को किसी ग्रंथि तक पहुंचा देता है। अब इस मांसपेशियों में क्या होता है वो देखें, क्या है इस मांसपेशियों में क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखें तो ये मांसपेशियां आपको दिख रहा है, इस मांसपेशियों में क्या है कि इस मांसपेशियों में कनेक्टेड कैसे, देखिए तंत्रिका अंत से मांसपेशियों को कुछ रासायन निकालते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में क्या क्या है देखिए, मांसपेशियों कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन क्या कहते हैं, मांसपेशियों कोशिकाओं से कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। हमारे जो मांसपेशी है, जो मांसपेशी देख रहे, इसमें क्या हो रहा है, इस मांसपेशी में क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रिलीज हो रहा है। आप जो देख रहे हैं क्या, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रिलीज हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, इसके आकार में छोटा कर दे रहा है या बड़ा कर दे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब परिवर्तन, मतलब जैसे हल्का सा केमिकल रिलीज होगा, प्रोटीन रिलीज होगा, तुरंत वो क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रिक जनरेट कर देगा, मतलब वहाँ तक मैसेज पहुँचा देगा, ठीक है। सिंपली इसका कंसेप्ट यही, ये चीज़ जैसे देख रहे हैं, हाथ पकड़े इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हुआ, चला, इसलिए मांसपेशियाँ छोटी होती है और क्लिक की आवाज़ होती है। तो ये तो इसमें इसकी बात कर रहे हैं माउस चलाने की। अब बात कीजिए तंत्रिका संबंधी अंगों से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक। इसमें थोड़ा सा क्या आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन अब तक जो चीज़ें हैं आपको अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको एग्जाम जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उसको लिखने में आसानी हो जाएगी। पहला तो यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा हमको देखने को मिलता है, तंत्रिका नामांकित की चित्र बनाए। तंत्रिका तंत्र है जो वो कोशिका, उसका चित्र बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रंथि होगा, अपवाही ग्रंथि, कई तरह की चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो जैसे सेंसरी मोटर है, इसमें क्या है, जो सेंस करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो जिसको हम लोग साइटोन के नाम जानते हैं, उसमें कई तरह की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग सेंसरी सेंस करता है, उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, और उसको उसमें मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। कुछ लिखा है वो देख लेते हैं। तंत्रिका जो संवेदी अंगों से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक आवेगों को संचालित करती है, वह अभिवाही तंत्रिका कहलाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा अभिवाही तंत्रिका किसको बोलते, तो क्या बोलेंगे, अभिवाही तंत्रिका एक ऐसी तंत्रिका, क्या क्वेश्चन पूछाएगा, तंत्रिका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभिवाही तंत्रिका किसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या लिखेंगे, अभिवाही तंत्रिकाएं वे तंत्रिका है जो संवेदी अंगों से, मतलब जो मैसेज आ रहा है, जो जो मैसेज कहीं है, वो मैसेज मस्तिष्क और हमारे रीढ़ की हड्डी तक, हमारे मस्तिष्क और मतलब जहाँ से मैंने हमको चूटी काटे, वो चूटी काटे वहाँ से लेकर के हमारे मस्तिष्क तक और हमारी रीढ़ की हड्डी तक इसका संचालन कर लेना, कि हम क्या कहलाए, इसको अभिवाही तंत्रिका कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, एक अपवाही तंत्रिका। अपवाही तंत्रिका किसको बोलेंगे, तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से प्रभावकारी अंगों तक आवेगों का संचालन करती है। मतलब क्या, पहले अभिवाही कहलाएगा, फिर अपवाही। अपवाही कहने का मतलब है कि जो तंत्रिका है मस्तिष्क और रीढ़ हड्डी से मैसेज को, मतलब दर्द किया अचानक, फिर हम खुजला, ऐसे हमको चूटी काटे, चुभा, तो हमारा मैसेज दिमाग तक गया। अब दिमाग क्या करेगा, हम अपने हाथ को मेरे मैसेज देगा कि वहाँ पर जाकर के आप उसको सहलाइए। तो क्या हम अपने हाथ को, हाथ से लेकर के उस जगह पर जहाँ पर चूटी काटा गया उसको हम लोग सहलाते हैं। तो क्या कह रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवाही तंत्रिका कोशिका तंत्र। मतलब वो जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से प्रभावकारी अंग तक, मतलब जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ पर हमने कुछ किया है, वहाँ तक संचालन करना ही क्या कर रहा है, अपवाही तंत्रिका कोशिका या अपवाही तंत्रिका कहलाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, सिंपल समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चोटी काटा, यहाँ पर आया, फिर मैसेज वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। चलिए इतनी बात है, आई थिंक
समझ में आ गई होंगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको समझना भी, अगर ना समझें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों के लिए यहाँ तक समझना काफ़ी हो जाती है। क्या लिखा है? अभिवाही तंत्रिका संवेदी न्यूरॉन से बनी होती है। संवेदी न्यूरॉन संवेदी अंग से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का आवेग का संचालन करते हैं। जो संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? संवेदी अंग को लेकर, जहाँ पे मतलब में चोट लगी है वहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, मस्तिष्क तक इसका संचालन करता है। अभिवाही जिसका अपोजिट समझ लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या देखते हैं? जब आप एक मोटर कार को अपनी ओर आते देखते हैं कि तब आप क्या करते हैं? कोई मीठा चीज़ देखते हैं। ठीक है, जब आप अचानक आपको कोई तेज़ आवाज़, जैसे कि आपको अचानक कोई मीठा चीज़ देखा, आपको मुंह में पानी आ गया, या फिर कोई आपको तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, आप अपने कान को बंद कर सकते हैं। या फिर कोई डॉक्टर घुटने पर खींच के मारता है, जैसे एक लाठी मारा है इसको, डॉक्टर पैर को खींच उठाया, ठीक है। क्या आप इन परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या ऐसा सिचुएशन जो अगर आपके साथ आ रहा है तो आप क्या अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं, हाँ या नहीं? लेकिन क्या होगा, अब इसको कंट्रोल करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब भी कोई अचानक देखेंगे स्पीड से कोई कार आपके सामने आ रहा है, आप रोड से तुरंत दूर हट जाएंगे। दूसरा, कोई क्या होगा, कोई मीठी चीज़ आएगी जो आपको स्वादिष्ट चीज़ है, या फिर खट्टी चीज़ अच्छा जो आपको पसंद है वो आपके सामने होगा, जो आप खाते हैं हमेशा, आपको अच्छा लगता है, अगर वो आपको देखेंगे तो आप उसको देख करके आपके मुँह में पानी आ जाएगा, लाड़ आ जाएगा, ये होता है। तीसरा, क्या, अचानक कोई आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देगा, अचानक कोई तेज़ आवाज़ हल्ला हुआ तो आप चौंकेंगे, जाएंगे देखने के लिए आखिर कहाँ क्या आवाज़ आ रही है। अगर कोई आपको खींच के मारेगा तो आप फिर उसको झटका आपके शरीर में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या, ऐसी परिस्थितियों में हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का लौ को छू दे, यानी कि मान लेते हैं कोई लड़का आग को छू लेता है। अगर वो सचेत होकर लौ के बारे में सोचता है तो अगर वो टाइम लगाएगा, क्या होगा, वो नए नए सोच लेते हैं क्या कि क्या चीज़ जल रहा है, तो वो तो नहीं, क्योंकि तुरंत वो आग को हटाएगा अपने हाथ से, ठीक है। तुरंत अगर वो हटा लेता है तो क्या होगा, आवेग उत्पन्न होंगे और संवेदी न्यूरॉन्स मस्तिष्क, रीढ़ हड्डी और मस्तिष्क तक जाएंगे और फिर मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से प्रभावकारी मांसपेशियां वापस आ जाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, इस बात को समझें। क्या होगा, आवेग उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा उसमें, और फिर संवेदी न्यूरॉन के माध्यम से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क मतलब दिमाग में पहुँचेगा। फिर वहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन के माध्यम से क्या होगा, फिर मांसपेशियों वापस जाएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, हाथ को हटा लेंगे। ये सारा प्रोसेस अब एक झटके में, एक हाफ सेकेंड, मतलब हम सेकंड के कितने पोजीशन, मतलब जैसे आप हाथ दिए आग में, आपके हाथ जली, तुरंत हाथ खींच लिए, 1 सेकंड ना भी लगता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या होने में 1 सेकंड, मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर उसमें टाइम लगेगा तो वो इंसान क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा, उसको दर्द होने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दूसरा संभावित तरीका क्या हो सकता है, देखिए क्या है, रीढ़ की हड्डी में आवेग संवेदी न्यूरॉन्स में अंतर न्यूरॉन के माध्यम मोटर न्यूरॉन तक जाएंगे, इसलिए दर्द का पता लगाने वाली नसें मांसपेशी हलचल लाने वाली नसें से जुड़ जाती है। मतलब ये क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, रीढ़ की हड्डी में आवेग लगेगा, फिर वहाँ से दिमाग के पास, दिमाग मतलब अगर टाइम के साथ सोचती है बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमको क्या होता, दर्द का पता लगाने वाली नसें मांसपेशी हलचल लगने वाली नसों से मतलब जो भी है, जो हमारे हाथ है, हाथ के ऊपर जो इतनी नसें हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ये देखिए, हाथ लगाया, जब वहाँ मैसेज पहुँचा वहाँ पर से, फिर दिमाग पे गया, फिर वहाँ से आया। अगर वो दर्द के बारे में नहीं सोचता, अगर दर्द के बारे में नहीं सोचता, आवेग उत्पन्न होंगे, संवेदी न्यूरॉन के माध्यम से रीढ़ की हड्डी तक जाएंगे, और क्या होगा, रीढ़ की हड्डी में आवेग संवेदी न्यूरॉन्स में अंतर न्यूरॉन्स के माध्यम से मोटर न्यूरॉन तक जाएंगे, इसलिए दर्द का पता लगने वाली नसें मांसपेशियों हलचल लाने वाली नसों से जुड़ी हुई तो होती है, वहाँ तक तो पहुँचेगा ही। लेकिन क्या होगा, अगर वो कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो क्या होगा, उसको बहुत जोर की दर्द लगेगी, मतलब दर्द होगा। रीढ़ की हड्डी में आवेग संवेदी न्यूरॉन्स में अंतर न्यूरॉन के माध्यम मोटर न्यूरॉन तक ले जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बातें थी, इसलिए कार्रवाई शीघ्र पूरी हो जाती है, इसलिए पूरे शरीर के नसों एक बंडल से मिलती जुलती है, जैसे कि कनेक्शन रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क्स बनते हैं, मतलब ये रिफ्लेक्स पूरा बॉडी में एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखेंगे, और साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि जो केंद्र तंत्रिका तंत्र है उसमें हड्डी की संरचना कैसी क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और अपने दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम लोगों ने इसको देखा कि हमारा दिमाग और हमारे रीढ़ की हड्डी, उन सारी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।